राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सबक। अगर इस घर की ज़मीन सिर्फ छोटे बेटे की है तो फिर इस घर की इज्जत बचाने का हक भी सिर्फ उसी का होना चाहिए। आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। सबकी नज़रें स्नेहा पर थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और सामने चारपाई पर बैठे ससुर राम सेवक सिंह का चेहरा उतर चुका था। लेकिन स्नेहा रुकी नहीं। जिस बहू ने इस घर को अपना घर समझा, उसके पति को आपने पराया बना दिया, यह बात कहकर वह अंदर चली गई और पीछे खड़े उसके पति दीपक का सिर शर्म से झुक गया। 3 घंटे पहले तक घर में खुशी का माहौल था। गांव के लेखपाल और वकील आए हुए थे। सबको बताया जा रहा था कि राम सेवक सिंह ने अपनी 5 बीघा जमीन बड़े बेटे संजीव के नाम कर दी है। जेठानी मंजू के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। स्नेहा रसोई में खाना बना रही थी। उसे लगा होगा कि जमीन दोनों बेटों में बराबर बांटी जाएगी। आखिर दीपक भी तो उसी घर का बेटा था। लेकिन जब उसने बाहर आकर कागज देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक भी वहीं था पर वह कुछ बोला ही नहीं। अपने बाबूजी को उसने धीरे से दीपक से पूछा, तुम्हें पहले से पता था? दीपक ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, बाबूजी ने कुछ दिन पहले बताया था। स्नेहा को सबसे बड़ा चोट उसी बात से लगी कि उसके पति ने भी उससे यह बात छुपाई थी। शाम को मंजू पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे अब वही मालकिन हो। बात बात पर ताने मार रही थी। कुछ लोग चाहे जितनी सेवा कर ले, मालिक तो वही बनता है जिसके नसीब में लिखा हो। स्नेहा समझ रही थी कि ताना उसी को दिया जा रहा है। उसने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन रात में जब उसने देखा कि राम सेवक सिंह और संजीव बैठकर आगे की जमीन बेचने की बात कर रहे हैं, तब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। उसे याद आने लगा कि पिछले 5 साल में कई बार दीपक ने अपनी नौकरी छोड़कर पिता की खेती संभाली थी। कितनी बार उसने खुद की ज़रूरतों को मारकर इस परिवार के लिए पैसे बचाए थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उन सब त्यागों की कोई कीमत ही नहीं थी। रात को स्नेहा सो नहीं पाई। उसे लग रहा था कि कहानी में कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। आखिर राम सेवक सिंह अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों करेंगे? और अगर बंटवारा करना ही है तो दोनों बेटों में बराबर लिखते। तभी उसे एक ऐसी बात याद आई जिसने उसके मन में बड़ा शक पैदा कर दिया। कुछ महीने पहले उसने मंजू जेठानी को किसी आदमी से फ़ोन पर कहते हुए सुना था, बस कागज़ हमारे नाम हो जाएं, फिर सब अपने हिसाब से कर लेंगे। इसीलिए बाबूजी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम दोनों पति पत्नी। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वही सब उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। स्नेहा ने उसी रात का तय कर लिया कि अब वह सच का पता लगाकर रहेगी, चाहे पूरे घर की नींव ही क्यों न हिल जाए। पूरी रात करवटें बदलने के बाद स्नेहा सुबह होते ही उठ गई। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबूजी ने सारी ज़मीन सिर्फ बड़े बेटे के नाम कर दी। अगर यह फैसला उनकी मर्जी से हुआ था तो भी तो यह गलत था, लेकिन अगर किसी ने उन्हें बहकाकर कराया था तो वह सच सामने आना ही चाहिए था। सुबह मंजू हमेशा की तरह आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। चेहरे पर वही घमंड था। स्नेहा चुपचाप उसके सामने से निकली तो मंजू मुस्कुराकर बोली, कुछ लोगों को किस्मत से लड़ने की आदत होती है, लेकिन किस्मत हमेशा नहीं बदलती। स्नेहा ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, किस्मत नहीं बदलती या नहीं, यह बाद में पता चलेगा, लेकिन सच जरूर सामने आता है। मंजू का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने तुरंत बात पलट दी। उस दिन दोपहर में राम सेवक सिंह बैंक गए हुए थे। संजीव भी बाहर चला गया था।
घर में सिर्फ मंजू और स्नेहा थी। तभी मंजू के फ़ोन पर कॉल आया। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई, लेकिन दरवाज़ा पूरा बंद करना भूल गई। स्नेहा रसोई में थी। तभी उसके कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़े, चिंता मत करो, ज़मीन के कागज़ हो चुके हैं। अब बुड्ढे को धीरे धीरे मना लेंगे, फिर ज़मीन बेच देंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। बेचने की बात शुरू कर दी है मेरे पति ने। जब ज़मीन बिक जाएगी तो कोई हिस्सा ही नहीं बचेगा कहीं से। स्नेहा के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। वह धीरे से दरवाजे के पास पहुंची, लेकिन तभी मंजू बाहर निकल आई और फ़ोन काट दिया। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, मगर अब उसका शक और गहरा हो चुका था। शाम को जब राम सेवक सिंह लौटे तो उनके हाथ में दवाइयों का पैकेट था। चलते समय उन्हें चक्कर आया और वह लगभग गिर ही पड़े। स्नेहा दौड़कर उन्हें संभालने लगी, लेकिन मंजू और संजीव अपने कमरे में बैठे रहे। राम सेवक सिंह ने भारी आवाज़ में कहा, बहू, अगर तू न होती तो आज मैं गिर ही जाता। स्नेहा के मन में दर्द उठा। जिस बहू को अपना नहीं माना गया, वही आज भी उसकी सेवा कर रही थी। रात को दीपक घर लौटा तो स्नेहा ने पहली बार उससे खुलकर बात की। एक बात बताओ, बाबूजी ने ज़मीन तुम्हारे नाम क्यों नहीं की? दीपक कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि संजीव भैया ने उन्हें समझाया कि मैं तो कहीं भी नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन वह खेती करते हैं और खेती वही संभालेंगे। और तुम्हें यह बात सच लगती है? स्नेहा ने पूछा। दीपक ने सिर झुका लिया। तभी स्नेहा बोली, अगर खेती संभालने की बात है तो पहले 5 साल से खेत में कौन मेहनत कर रहा था, तुम या संजीव भैया? दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात पहली बार दीपक के मन में भी शक पैदा हुआ। अगले दिन गांव के पुराने वकील हरि नारायण बाबू अचानक घर आए। राम सेवक सिंह बाहर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने स्नेहा से पूछा, भैया घर पर हैं? उसने ज़रूरी बात करनी है। स्नेहा ने उन्हें बैठाया। बातों बातों में वकील के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर स्नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि राम सेवक जी ने इतनी जल्दी में दस्तखत क्यों कर दिए थे, जबकि पहले तो वह ज़मीन दोनों बेटों में बराबर बांटने की बात कर रहे थे। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब कुछ महीने पहले तक बाबूजी का फैसला बिल्कुल अलग था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। उसी समय बाहर से मंजू की आवाज़ आई। वह तेजी से घर के अंदर आई और वकील को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और पहली बार स्नेहा को यकीन हो गया कि कुछ तो घोटाला हो रहा है। मंजू का चेहरा देखकर ही समझ में आ गया था कि वकील के सामने आना उसे पसंद नहीं है। वह ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अरे वकील साहब, आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं। बाबूजी ने जो भी किया सोच समझ कर किया है। लेकिन हरि नारायण बाबू ने सीधा जवाब दिया, मैं तो बस हैरान हूँ बहू, क्योंकि आखिरी बार जब राम सेवक जी मेरे पास आए थे तब तो कह रहे थे कि दोनों बेटों में बराबर हिस्सा मिलेगा। मंजू ने तुरंत बात बदल दी और उन्हें चाय के लिए पूछने लगी, मगर स्नेहा अब सब कुछ समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं कोई बात जरूर छुपा रहा है। उस रात स्नेहा ने दीपक से कहा, अब भी अगर तुम चुप रहे तो जिंदगी भर पछताओगे, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। दीपक पहली बार गंभीर दिखाई दिया। उसने कहा, मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। अगले दिन राम सेवक सिंह गांव के अस्पताल गए हुए थे। स्नेहा उनके कमरे की सफाई कर रही थी। तभी अलमारी के पीछे एक पुरानी फाइल गिर गई। फाइल खुली तो उसमें कुछ कागज़ थे। स्नेहा ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें फैल गईं। वह ज़मीन के पुराने मसौदे थे। उसमें साफ लिखा था कि 5 बीघा ज़मीन दोनों बेटों में बराबर बांटी जाएगी। स्नेहा की सांसें तेज हो गईं।
मतलब वकील साहब बिल्कुल सच कह रहे थे। कुछ ही महीनों पहले तक फैसला अलग था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। तभी फाइल के एक और कागज गिरा। वह बैंक का कर्ज संबंधी नोटिस था। उस नोटिस में संजीव का नाम था और रकम इतनी बड़ी थी कि देखकर ही माथा घूम गया। इसने कुछ देर तक कागज को घूरती रही। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। संजीव भारी कर्ज में डूबा हुआ था। अगर जमीन उसके नाम नहीं होती तो वह कर्ज से बाहर नहीं निकल सकता था। शाम को जब राम सेवक सिंह लौटे तो स्नेहा ने चुपचाप वही फाइल उनके सामने रख दी। फाइल देखते ही उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह तुम्हें कहाँ मिली? उन्होंने घबराकर पूछा। बाबूजी, सवाल यह नहीं है कि मुझे यह कहाँ मिली, सवाल यह है कि आपने अपना फैसला क्यों बदला। राम सेवक सिंह काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे। फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझसे गलती हो गई थी बहू। स्नेहा और दीपक दोनों स्तब्ध रह गए। राम सेवक सिंह ने बताया कि कुछ महीने पहले संजीव और मंजू उनके पास आए थे। उन्होंने कहा था कि उन पर थोड़ा कर्ज है और अगर ज़मीन उनके नाम नहीं हुई तो परिवार की बदनामी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने असली रकम नहीं बताई थी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया था कि ज़मीन सिर्फ नाम पर होगी, बाद में दोनों भाइयों में बराबर बांट दी जाएगी। राम सेवक सिंह अपने बड़े बेटे की बातों में आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा था कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह लोग चालाकी से ज़मीन अपने नाम करवा ली, कर्ज का हवाला देके। उसी समय आंगन में जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। संजीव और मंजू किसी बात पर झगड़ रहे थे। स्नेहा बाहर निकली तो देखा कि गांव का एक आदमी खड़ा था और वह बार बार पैसे मांग रहा था। गुस्से में उसने सबके सामने कह दिया, अब कब तक टालोगे संजीव बाबू? पूरे गांव को पता है कि ज़मीन बेचकर कर्ज चुकाने वाले हो। यह सुनते ही राम सेवक सिंह जैसे पत्थर बन गए। उनकी नज़र सीधे संजीव पर टिक गई और पहली बार पूरे परिवार के सामने वह सच खुलने लगा, जिसे छुपाने के लिए इतने महीनों से खेल खेला जा रहा था। आंगन में खड़े उस आदमी की बात सुनकर राम सेवक सिंह के हाथ कांपने लगे। उन्होंने गुस्से में संजीव की तरफ देखा और बोले, क्या यह सच है? ज़मीन बेचने वाले हो तुम? संजीव की जुबान जैसे बंद हो गई थी। मंजू भी कुछ न बोल पा रही थी। वह आदमी बोला, चाचा, पूरे गांव को पता है, कई लोगों से उधार लिया है इन्होंने। सबको कहा जा रहा है कि ज़मीन बिकते ही पैसा दे देंगे। राम सेवक सिंह के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे पर भरोसा करके उन्होंने सारी ज़मीन उसके नाम कर दी, वही बेटा इतना बड़ा सच छुपाएगा। तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। संजीव सिर झुकाकर खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं रहा था। अब मंजू बोली, हम मजबूर थे बाबूजी, कर्ज बहुत बढ़ गया था। मजबूर थे या लालची थे? स्नेहा ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, कर्ज आपने लिया तो अपने हिस्से को बेचकर चुकता करते, दूसरे का हिस्सा खा जाएंगे आप लोग। पूरा आंगन खामोश हो गया। स्नेहा बोली, अगर सिर्फ कर्ज की बात होती तो परिवार मिलकर उतार देता, लेकिन आपने बाबूजी को धोखे में रखकर दीपक का हक छीन लिया। दीपक भी आज चुप नहीं रहा। भैया, मैं आपका दुश्मन नहीं था, एक बार मुझसे कह देते, लेकिन आपने मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। संजीव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया था कि उसकी गलती सिर्फ ज़मीन की ही नहीं थी, उसने रिश्तों का भी सौदा कर दिया था। राम सेवक सिंह चारपाई से उठे और घर के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जिस फैसले में मेरे घर को तोड़ दिया, वह फैसला आज से खत्म। अगले ही दिन वह हर नारायण बाबू के पास गए। कानूनी प्रक्रिया शुरू करवाई गई
और परिवार की सहमति से जमीन का फिर से बंटवारा हुआ। दोनों बेटों के बीच बराबरी से करने का फैसला लिया गया। लेकिन राम सेवक सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने संजीव और मंजू से कहा, जमीन का हिस्सा मिलेगा, लेकिन कर्ज तुम्हें खुद चुकाना होगा। अपने कर्मों का बोझ दूसरे के कंधों पर नहीं डाला जाता। यह सुनकर दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद संजीव ने अपनी गलतियां सुधारनी शुरू की, खर्चों पर रोक लगाई, मेहनत की और धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर दिया। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था तो राम सेवक सिंह ने स्नेहा की तरफ देखकर कहा, इस घर को बचाने का काम मेरे बेटों ने नहीं, मेरी बहू ने किया है। अगर उस दिन तुम चुप रहती तो शायद मेरा परिवार बिखर जाता। स्नेहा मुस्कुरा दी, बाबूजी, अब मुझे घर में बंटवारा चाहिए, क्योंकि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। राम सेवक सिंह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे जीते जी घर का बंटवारा नहीं होगा। बाबूजी, मेरे पति के साथ धोखा हुआ है, उनका हक चुराया जा रहा था, मैं नहीं रह सकती। अब साथ राम सेवक सिंह ने फिर बंटवारा कर दिया और वह बड़े बेटे संजीव के साथ रहने लगे। कुछ ही महीनों में संजीव उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया। जब स्नेहा को यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर वह मन ही मन में बोली, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा ही होता है। जो हक धोखे से छीना जाता है वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, और जो लोग लालच में अपने ही लोगों को कमज़ोर समझते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का हिसाब ज़रूर देना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।